बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला, हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूँ। मुझे लगता है 48 घंटे अगर उनको दिए जाए और उनको कहे कि ये मुंबई मुझे साफ करके दे दो, ये कोई रहेंगे नहीं यहाँ पे। तो जी हाँ, देखिए, जब से पवन सिंह जी का सोशल मीडिया पर बयान आया है कि मैं महाराष्ट्र में रहूँगा, मराठी नहीं बोलूँगा, मैं मराठी भाषा को सीखने की कोशिश तक नहीं करूँगा, इसी के साथ मैं महाराष्ट्र में ही अपना फिल्म सब बनाऊँगा। इस बयान पर आज ठाकरे का जितना भी पार्टी है उसके अंदर एक अलग सा मिर्ची लगी हुई है और वो लोग सब मिलकर पवन सिंह को क्रोध में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए यूपी बिहार वाले के अंदर भी एक अलग जोश और जुनून आया है, क्योंकि पवन सिंह अकेले ही राज ठाकरे पर भारी पड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप राज ठाकरे का पूरा बयान सुनिए, तब हम आगे की बात करेंगे। कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं। आप बेटी की राह आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिंपल चीज है। मैं जिस तरह से सोचता हूं उस तरह से मुझे लगता है सामने वाले उस तरह से उनकी सोच रखे, अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल पहले जब आदित्य मेरा भतीजा जब खड़ा था वर्ली में, तब मैंने वहां पे मेरे 39,000 वोट्स है ऑलरेडी, और वहां पे मैंने तय कर लिया कि पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं कैंडिडेट नहीं डालूंगा। और ये मैंने गुड जेस्चर में मैंने वो बात की थी, और मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, यानी कि मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं डालूंगा, तो अगर आज नहीं डालूंगा तो कल आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र जी हो या और कोई हो, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत सालों से है, बराबर। अगर मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, अगर गुड जेस्चर में उनको खड़ा नहीं करना है ना करे, खड़े करने हैं उनको उम्मीदवार खड़े करे। तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। और अमित ने तय कर लिया है इलेक्शन लड़नी है, तो देखिए, ये आज कोई बोलेगा कि भाई मैं आज कैंडिडेट नहीं डालूंगा, 5 साल के बाद तो डालने ही वाले हैं, तब इलेक्शन लड़नी होगी तो आज ही लड़े। ये जो आप बात करते हैं गुड जेस्चर की, ऐसा लगता है कि या तो आपको राजनीति की समझ कम है या आपकी सीधी राजनीति बहुत ज्यादा सीधी है। नहीं, मैं गुड जेस्चर क्या है राजनीति में? मैं राजनीति के साथ में पारिवारिक संबंध भी मैं रखता हूं, और मुझे लगता है कि हर एक को ये सारी चीजें रखनी चाहिए। और ये गुड जेस्चर नाम की जो चीज है वो मेरे पास, पकड़ लीजिए, बाला साहब से आई है। जैसे एक बार शरद पवार साहब की बेटी जब पहली बार जब लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी, लोकसभा या राज्यसभा, आई थिंक राज्यसभा, तब बाला साहब ने उनको वोट दिए थे कि पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, ये एमपी बन के अंदर जानी चाहिए। उसके बदले में बाला साहब ने पवार साहब से कुछ मांगा नहीं था। पकड़ लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रतिभा पाटिल पहली बार जब राष्ट्रपति बन रहे थे, तब बाला साहब ने सपोर्ट किया था, वो कांग्रेस की थी उम्मीदवार। मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ अच्छे चीजें भी होनी चाहिए, सब कुछ बुरा ही नहीं होता ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परिवार आप देख लीजिए, 2 परिवार हैं, प्रबोधन जी का परिवार है, तात्या साहब पाटिल का, पवार साहब का परिवार है बारामती का, कैसे लड़ रहे हैं आपस में? देखिए, कई संस्कारों की कमी है आप लोगों में, या आप लोभ ज्यादा है, सत्ता का प्रभाव ज्यादा है, क्या है? देखिए, मैं मेरी परिवार की बात कर सकता हूं, उनके परिवार की मैं कैसे बात कर सकता हूं? हर एक का एक परिवार होता है, हर एक की एक सोच होती है, उनकी सोच उनके पास, हमारी सोच हमारे पास। अभी आप कहेंगे कि नहीं, वो कैसे सोचते वैसे आप सोचो, क्यों? यानी आप समझ लीजिए ना, जब मैं शिवसेना से जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मेरा क्या स्टेटमेंट था, अगर आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे ऊपर बाला साहब कोई भी एलिगेशन कर ले, कुछ भी बात कर ले, मेरी तरफ से उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं एक बात कुछ नहीं करूंगा। वो कुछ भी कह ले, उनको हक है। अभी यहीं पे बात हुई
जब एनसीपी से अजित पवार बाहर निकले, शरद पवार साहब के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि हर एक की एक सोच की बात होती है। मेरी सोच वैसे है, मैं वैसे कदम उठाता हूं। और बात यह है ना कि राजनीति आपको समझ में आती है या नहीं आती है। देखिए, सक्सेस होता ना, सक्सेस, तब आप जैसे लोग सबको बोलते हैं कि देखो राजनीति करनी है तो इनकी जैसी करनी है, और जब सक्सेस नहीं मिलता तो आप सवाल पूछते हैं इनको राजनीति करने आती है क्या? तो ऐसे थोड़ी होता है। जब एक दौर था राज ठाकरे, मतलब लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री यही बनेगा, इस जैसा कोई नेता नहीं, फिर कहां रह जाते हैं? यानी अखिलेश यादव की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, अठावले खुद मंत्री बन जाते हैं, कहां रह जाते हैं? अठावले जैसा मंत्री बनूं? मंत्री तो बने। अरे कैसी बात है? अरे उससे बेहतर मैं पार्टी बंद करूं। वो तो आप चाहें तो भी नहीं बन सकते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं, वैसे तो मुझसे होगा भी नहीं वो, लेकिन देखिए बात ऐसी है कि आप क्या सोचते हैं ना, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोचता हूं, मैंने रास्ता कौन सा अपनाया है, मैं कैसे आगे जा रहा हूं, मुझे कब आगे जाना है, कैसे जाना है, ये मुझे दिख रहा है। हर्डल्स आते रहेंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन आप जब बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि इसको इस तरह से होना चाहिए, इसको इस तरह से काम करना चाहिए, इसको इस तरह। एक बार हमारी चप्पल में पैर डाल के देख लो। जिस तरह से सारी राजनीति भी बदल रही है, जिस तरह से पैसा जितना, यानी कि मैंने महाराष्ट्र में ऐसी कभी देखी नहीं बात, जिस तरह से जिस लेवल पे पैसे की जो बात चल रही है, अनबिलीवेबल। यानी ऐसा महाराष्ट्र कभी था ही नहीं। तो देखिए, राज ठाकरे सिर्फ भाषा को लेकर ही नहीं, राज ठाकरे यह चाहते हैं कि यूपी बिहार वाले जितने भी महाराष्ट्र में रह रहे हैं उसको खाली किया जाए। आपको पता होगा कि आज के समय में यूपी बिहार से ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र में जाते हैं अपने रोजगार के लिए, और अभी के समय में महाराष्ट्र के क्षेत्र में यूपी बिहार वाले की संख्या इतनी बढ़ चुकी है जहाँ पे महाराष्ट्र वाले ही फीके पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए राज ठाकरे के मन में चल रहा है कि शायद ये लोग यहाँ पर इतना देर तक रहे तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे कला और संस्कृति दब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र वाले कम और यूपी बिहार वाले यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे और अपने अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। इसी पर राज ठाकरे महाराष्ट्र में यूपी बिहार में रह रहे लोगों पर तानाशाही दिखा रहे हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति यूपी बिहार के दुकान लगाए हैं उसको भी उजाड़ रहे हैं। वैसे इस मुद्दा पे आप लोग को क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस तरह के हर एक नए अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके हमसे जुड़ जाइए।